गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी क्लासेस रेगुलर आप ले रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं जहां से हमने लास्ट क्लास को ख़त्म किया था। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। 4 प्रॉपर्टीज होती है, चारों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला क्या था? एडिटिविटी and second one is invariance of charge। इन सब का यूज होने वाला है इनके अंदर, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपको मिल जाता है इन सब प्रॉपर्टीज का। एडिटिविटी क्या होता है? एडिटिविटी रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। लेट अस कंसीडर दिस इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड इन दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वेरियस चार्जेस आर प्रेजेंट। then total charge of system will be equal to the algebraic sum of the total charges। क्लियर है? टोटल सिस्टम का जो चार्ज होगा वो चार्ज किसके इक्वल होगा? इस सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उन सब का अलजेब्रिक सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल सम मिलेगा। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज जो होता है उस पे सिस्टम की वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिस्टम मूविंग है तो भी चार्ज क्यू रहेगा, सिस्टम अगर स्टेशनरी है तो भी चार्ज क्या रहेगा? क्यू रहेगा। बट उस चार्ज की वजह से कुछ अलग पॉइंट्स बन जाएंगे, जैसे कि अगर स्टेशनरी चार्ज की बात करें तो स्टेशनरी चार्ज से क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और अगर चार्ज मूविंग है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसका हम एक अलग से नोट लिख लेंगे। थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। एंड इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में 2 पॉइंट पढ़े थे। दोनों पॉइंट, पहला सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए था, सेकंड पॉइंट अपना था वेरिएबल चार्ज पार्टिकल, दैट इज चार्ज इन पेयर। क्लियर है? एंड फोर्थ वन, लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ charge। Quantization means to determine the quantity of charge, then what is the quantity presents in any system। the charge की जो quantity होती है, कितने number of charge है, वो आपको इसके अंदर find out करना था। and here q is equal to ne हमने get किया था। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। we have to क्वेश्चन करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर थे। चलो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला था। अभी एक क्वेश्चन करना है। एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड so that its mass increase, so that its mass increase by 9.1 nanogram, 9.1 nanogram, then find first one, how many electrons are to be transferred to or from object। to or from object, how many electrons are to be transferred to or from object। and second question is what is the value of
value of charge and determine the nature of charge। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। An object is charged so that its mass is increased by 9.1 nanogram। मास कितना इंक्रीज हो रहा है? 9.1 नैनोग्राम इंक्रीज हो रहा है। Then find out how many electrons are to be transferred to or from object। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बुक से चेंज किया है कि देखो यहाँ पर मास इंक्रीज हो रहा है। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, वो भी आपको पता करना है, टू और फ्रॉम ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज। उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी ऑब्जेक्ट पे और उस चार्ज का नेचर क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन को आपको करना है, वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को करें और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखें। चलिए जल्दी से करिए, इसको करने की कोशिश करें। चलो अब मैं करता हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो रिमेंबर, क्वेश्चन जब भी आप करते हो तो क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आता है तब तक आप पढ़ते रहोगे। किसको? क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक बात आपको बता देता हूं, आप चाहे क्लास 12th में हो या फिर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका आंसर कभी नहीं आ सकता। इसलिए जब भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हो तो सपोज कोई क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा और ऐसा टाइम आपको वेस्ट नहीं करवाना है। इसलिए क्वेश्चन को ऐसा पढ़ें कि वो समझ आ जाए, और अगर समझ आ गया है तो जो करना है वो फटाक से करें और अपना आंसर चुटकियों में निकाल दें। समझ आया? तो यहाँ क्या करना है, चार्ज किया ऑब्जेक्ट को, इंक्रीज द मास बाय 9.1 नैनोग्राम। 9.1 नैनोग्राम से मास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। देन फाइंड, हमें फाइंड करना है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे या फिर उसको दिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव करे या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे। उस किताब के अंदर लिखा हुआ था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये बताऊंगा कि क्या किया। देखो कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बाहर है, तो होगा क्या, इसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करवाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन सपोज बाहर चले गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लेस हुए तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, जो मैंने आपको बताया था, कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg, इतना मास इलेक्ट्रॉन्स के पास में प्रेजेंट होता है। तो ये जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के साथ में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना मास, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो मल्टीप्लाई 2 करके इतना मास क्या हो गया, रिमूव हो गया। अगर इतना मास कम हो गया है तो इसका मास इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करवाऊंगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करवाएंगे इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हो तो इसका मास इंक्रीज हो जाता है इतना। 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाओगे तो मल्टीप्लाई 2 टाइम इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे कितना हो रहा है, 9.1 नैनोग्राम। क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। नो, रिमूव नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, एडिशन करना है, प्रोवाइड करवाना है। तो किताब में इस तरीके से लिखा था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करवाएं। अगर आपको प्रोवाइड मिल गया तो चार्ज की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो, और जो चार्ज की वैल्यू अगर आपके पास मिल चुकी है तो आप क्या कर दोगे, आंसर निकालो। चलिए करके देखते हैं क्या होता है इसके अंदर आंसर। सबसे पहले आप गिवन डेटा लिख लीजिए,
गिवन डेटा क्या दे रखा है आपको, डेल्टा एम यानी इंक्रीमेंट इन मास दैट इज इक्वल टू 9.1 नैनोग्राम। इंक्रीज इन मास इज इक्वल टू 9.1 नैनोग्राम। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी हैव टू फाइंड आउट, टू फाइंड n is equal to what is the number of electrons to be provided। क्लियर है? चलो तो आप एक ये हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना होता है तो आपको पता है Q is equal to n multiply E होता है। और जब आप n multiply E लगाते हो तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टोटल चार्ज नहीं है, n भी नहीं है, बट E आपको पता होता है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो। कंसीडर, लेट अस assume the initial mass of object will be, object is equal to क्या हो जाएगा, mi। मास, इनिशियल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज mi। जब आपने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया है, जितना था उतना का उतना ही है, तब उसका मास कितना है, m इनिशियल के इक्वल है। क्लियर है? नाउ if we provide the n number of electrons, then the final mass will be, फाइनल मास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू m फाइनल, दैट इज इक्वल टू m फाइनल। m इनिशियल इज इनिशियल मास एंड m फाइनल इज फाइनल मास। अब क्या करना है हमें, वी नो दैट, सो इंक्रीमेंट इन मास, इंक्रीज इन मास, मास में कितना इंक्रीज हुआ है, मास में इंक्रीज हुआ है डेल्टा m, और डेल्टा m कैसे इंक्रीज होगा, m फाइनल माइनस m इनिशियल। इनिशियल मास था और फाइनल मास था, उसके अंदर जितना फर्क हुआ वही क्या हो जाएगा, डेल्टा m। क्लियर है? अब देखिए बात आती है इनिशियल मास की, तो लेट अस कंसीडर, लेट इनिशियल मास में उसके पास में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही मास देखूं, क्योंकि प्रोटॉन उसके पास पहले इतने थे, बाद में भी उसके पास इतने थे। क्लियर है? और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड करवा दिए। तो इधर देखिए, इनिशियल में क्या है, इसके पास कोई एटम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 10 कंसीडर कर रहा हूं मैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू आल्सो 10। ठीक है? बट एट फाइनल में क्या हो जाएगा, इसके पास number of proton always remain 10 because proton cannot be transferred from one atom to another atom, that's why the number of electron can be transferred। clear है? and the number of electron if increased by value n, then total number of electron will be initial number of electron plus additional number of electron, that is n। 10 plus n will be the final number of electron। clear है? so initial mass की बात करूं तो mi is equal to 10 प्रोटॉन थे, mass of proton plus 10 electron multiply mass of electron, this is the initial mass। and if I consider final mass, then final mass will be 10 proton है, then 10 multiply mass of proton plus total number of electron 10 plus n
multiply mass of electron. This will be the final mass, and here given is delta m, that is 9.1 nanogram. So delta m will be equal to m final. M final क्या है? 10 multiply mass of proton plus 10 plus n mass of electron minus initial mass, that is 10 proton plus 10 mass of electron minus 10 mass of proton minus 10 mass of electron. Clear है? 10 mass of proton, 10 mass of proton will be gone. Here 10 mass of electron plus n multiply mass of electron negative minus 10 mass of electron, 10 to 10 gone. Delta m will be n mass of electron. N electron provided, and one mass of one electron will be mass of electron, that is equal to delta m. Delta m is given, that is 9.1 nanogram, and number of electron we have to find out. Mass of electron we know that already, so delta m will be 9.1 मल्टीप्लाई, नैनोग्राम था तो नैनोग्राम को चेंज करोगे तो नैनोग्राम को ग्राम में चेंज करो, एंड देन किलोग्राम में चेंज करो. नैनो का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 9. क्लियर है? एंड ग्राम है तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं, देन 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 किलोग्राम. क्लियर है? Then this will be equal to 9.1 multiply 10 raised to power minus 3 and minus 9, that is equal to minus 12 kilogram. This is the value of delta m, and the value of mass of electron, that will be 9.1 multiply 10 raised to power minus 31 kg. Clear है? This is the mass of electron, this is delta m. We have to find out the value of n. So by putting the value of delta m and me in the equation, we get the value of n. Clear? चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए एक बार, उसके बाद आगे करता हूं मैं इसको मिटा करके. क्या किया एक बार दोबारा समझ लो. डेल्टा m दे रखा है किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सॉरी, कितना इंक्रीमेंट हुआ वो दे रखा है. आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है. तो कंसीडर करो इनिशियल मास mi था और फाइनल मास क्या है? m फाइनल है. फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं तो आपको मिलेगा डेल्टा m. डेल्टा m आ गया फाइनल माइनस इनिशियल. अब फाइनल मास कितना था, इनिशियल मास कितना था, उसके लिए हमने एज्यूम किया. आपके लिए मैंने वैल्यू लेके किया है. अगर आप वैल्यू लेके भी नहीं करो, डायरेक्टली भी कर सकते हो कि इनिशियल मास जो है, देखो ये कोई एटम है, इस एटम का मास इनिशियली उतना का उतना ही है जितना है. अब फाइनली जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इनिशियल जो था वो कहीं गया थोड़ी है, वो तो वहां का वही है. इंक्रीज कौन सा हो रहा है? जो हम बाहर से प्रोवाइड करवा रहे हैं. जो हम बाहर से इसको देंगे वही तो इंक्रीज होगा. और अगर वो इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होगा? कितना होगा? देखो यहां से मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो एक इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल का इंक्रीज हो जाएगा. अगर मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल का इंक्रीज हो जाएगा. अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे नहीं पता मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो कंसीडर कर लेता हूं मैंने इसको n इलेक्ट्रॉन दिए होंगे. अगर n इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करें तो n मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल का मास इंक्रीज हुआ होगा. क्लियर है? ये भी एक तरीका है. अब दूसरा हमने मैथमेटिकली कर लिया, जो कि आपके ये आ गया. क्लियर है? तो राइट डाउन कीजिए इसको. मैं हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से इसको मिटा दो. चलो क्वेश्चन में मिटा रहा हूं. क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा m इज इक्वल
equal to n multiply mass of electron है, the value of delta n will be 9.1 multiply 10 raised to power minus 12 kg, that is equal to n multiply mass of electron, that is 9.1 multiply 10 raised to power minus 31 kg. n find out करना है, इसको नीचे ले आए, then n will be equal to 9.1 multiply 10 raised to power minus 12 upon 9.1 multiply 10 raised to power minus 31. 9.1 cancel out, 31 को ऊपर ले जाओ, n will be equal to 10 raised to power minus 12 multiply 10 raised to power plus 31. 31 will be positive if it gone to the numerator. n is equal to ये plus 31, ये 12, कितना आ जाएगा 10 raised to power plus 19 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 9.1 नैनोग्राम मास इंक्रीज करना है तो उसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी दुनिया में ऑब्जेक्ट को आप इतना इलेक्ट्रॉन 10 रेज़ टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाओगे, तब जाके उसका मास इतू सा इंक्रीज होगा, जो कि क्या है 9.1 नैनोग्राम है। क्लियर है? राइट डाउन कर लीजिए इसको, फिर सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और जैसे ही क्लास खत्म होती है उस क्लास में आप इसको नोट डाउन कर लिया करें। क्लास एंड होते ही क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। और चलती क्लास में सिर्फ आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। और दूसरी बात, चलती क्लास में जब आपसे क्वेश्चन करने को बोला जाता है तो क्वेश्चन कैसे करना है, वीडियो पॉज करना है, अपना दिमाग घुमाना है और आंसर फाइंड करना है। चलिए, इसी का जो सेकंड पार्ट है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी Q फाइंड आउट करना है, एंड नेचर ऑफ चार्ज, एंड नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, जो कि आपने पहले पढ़ रखा है, उसकी प्रॉपर्टीज से आपने पहले पढ़ा था। चलो, अगर हमें Q फाइंड आउट करना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q बाय द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन? Q विल बी n मल्टीप्लाई E। वी नो दैट, हम तो सब जानते हैं, और हम जानते हैं तो Q इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई E। Q विल बी n इज इक्वल टू, अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करी है, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 10 raised to power 19 coulomb, 19 electron multiply E is the mass of, sorry, well, charge on electron, that is 1.6 multiply 10 raised to power minus 19 coulomb, then Q will be minus 19 plus 19 चला गया, बचेगा क्या 1.6 coulomb, 1.6 coulomb, यानी इतना चार्ज उस बॉडी के पास में आ जाएगा। चार्ज की नेचर कैसा होगा, देखो, ये कोई भी मास बॉडी है, इस बॉडी पे अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाओगे, पहले इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, यानी कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इसको मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज हो गए, तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो द नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज विल बी नेगेटिव। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। राइट डाउन कर लीजिए इसको एक बार जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज present in a cup of water
in a cup of water of 250 ग्राम, यानी एक कप है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है और वाटर के अंदर कितनी क्वांटिटी है वाटर की 250 ग्राम। देन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर, कितना नेगेटिव चार्ज है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं बोलूं कि ये वाटर है, क्या है, वाटर है, और इस वाटर को हम बोलते हैं H2O। इस H2O के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों ही क्या है, एटम्स है। अगर एटम्स है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। कहने का मतलब क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो चाहे आप पॉजिटिव निकालो चाहे आप नेगेटिव निकालो, दोनों में से एक की वैल्यू फाइंड आउट करो और इसका आंसर मुझे बता दो। चलिए जल्दी से इसको कीजिए। चलो अब हम करते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है, मास ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 250 ग्राम। क्लियर है, इसमें आपका 11th का कंसेप्ट यूज आने वाला है और 11th में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था 11th में, बहुत कुछ पढ़ा था सर। तो जो गैसेज पढ़ी थी, गैसेज के अंदर आपने पढ़ा था एवोगैड्रो नंबर और मॉल कंसेप्ट। उस मॉल कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। क्या यूज करने वाले हैं, देखिए इधर, चलो एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ H2O। H2O का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1, और 1 ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, दैट इज इक्वल टू 2 + 16 एंड इट विल बी इक्वल टू 18 ग्राम। इट विल बी इक्वल टू 18 ग्राम, यानी कितना इसके पास में हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एटॉमिक वेट इसके पास आ चुका है, तो एटॉमिक वेट के बाद में हमें निकालने हैं कि देखो आपको चाहिए H2O के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इस 18 ग्राम यानी 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो निकालो। अगर आप मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हो कितने में 18 ग्राम में, तो फिर निकाल सकते हो 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के बारे में आपको पता है, इसलिए 1 मॉलिक्यूल्स में तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। सो इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है 1, देन 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 एटॉमिक नंबर है, इसलिए 8 ही प्रोटॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन 2 + 8 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, 1 मॉलिक्यूल के पास है। रिमेंबर 1 मॉलिक्यूल के पास में है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। चलिए देन नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट विल आल्सो इक्वल टू 10 प्रोटॉन। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए, ये किसमें है 1 मॉलिक्यूल्स में है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे बाय मॉल कंसेप्ट। मॉल कंसेप्ट में क्या होता है कि 1 मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम, 18 ग्राम बोलो या 1 मॉलिक्यूल बोलो, दैट इज इक्वल टू Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। और आपको पता है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.023
मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल। एक मोल के अंदर 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ये मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, आपको यूज करना है, आपको सॉल्व भी करना है ये क्वेश्चन। चलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं? Na के इक्वल। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? Na/18। अगर हमें फाइंड आउट करना है कितने का? 250 ग्राम का, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम that also equal to Na/18 multiply 250 ग्राम। क्लियर है? चलिए, अगर ये हो चुका है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ चुका है और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्ज होते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इसको मैं बोल देता हूं n। ठीक है, n molecules that will equal to n multiply number of electrons in one molecules। और n क्या है? n is equal to Na/18 multiply 250 in multiply number of electron in one molecule, number of electron in one molecule that is 10, that is equal to 10। ये किसके इक्वल हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ n, यानी कितने नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 250 ग्राम वाटर के अंदर। क्लियर है? नाउ आपको पता है वी नो दैट और हमें क्या पता है? वी नो दैट Q is equal to, चार्ज की बात कर रहे हैं, then charge Q is equal to n multiply electron। n is the number of electron, E is the charge on electron। number of electron और charge on electron दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? चार्ज इन द 250 ग्राम ऑफ वाटर। इसको एक बार राइट डाउन कीजिए, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलो, क्या क्या देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन H2O दे रखा है आपको 250 ग्राम और इस टोटल 250 ग्राम में फाइंड आउट करना है एटॉमिक वेट होता है H2O का 18 ग्राम। 18 ग्राम के अंदर अगर मैं बात करूं वन मॉलिक्यूल की, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 10 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन दोनों होते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं 18 ग्राम के अंदर? अवोगाद्रो नंबर के इक्वल। एंड अवोगाद्रो नंबर कितना होता है? 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। 1 ग्राम की बात करूं तो 1 ग्राम Na/18 हो जाएगा। 250 ग्राम की बात करें तो Na/18 मल्टीप्लाई 250 हो जाएगा। क्लियर है? इसको हमने बोल दिया ये क्या है? n। अगर ये n है देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इतने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the 250 gram of water। Then we know that Q is equal to Ne, the quantity of charge will be n multiply E, number of electron multiply charge on electron। मैं इसको रब कर रहा हूँ जल्दी से। चलो, now Q is equal to n multiply E, then Q is equal to n is equal to क्या है? वहां पे वैल्यू पड़ी है। E is equal to चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन and charge on electron will be equal to 1.6 multiply 10 raised to power minus 19 coulomb। then Q is equal to Na/18 multiply 250 multiply 10 multiply 1.6 into 10 raised to power minus 19। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है? 6.023 multiply 10 raised to power 23 और इसको आप सॉल्व करोगे देन we find the value of Q that is equal to 3.33 multiply 10 raised to power 7 coulomb। क्लियर है?
ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आंसर आपको निकालना है। जब नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से सॉल्व इसको हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए ताकि सभी साथी लोग इस क्लास का फायदा उठा सके। और बेटर ये है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और क्लासों को पढ़ते रहिए। रिवीजन जरूर करना है, क्लास के नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, इस बात को नहीं भूलना है। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।